नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो प्रदेश हैं, पूरे देश में दो ऐसे प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टेट लीडरशिप का मसला मत्थापच्ची का मसला बन गया है, सरदर्द बन गया है। और ये मसला जो है आसानी से सुलझ नहीं रहा। जिनमें से एक प्रदेश में तो चुनाव होने जा रहा है। मैं दो प्रदेशों की जिन बात कर रहा हूँ उनमें एक मणिपुर है और दूसरा राजस्थान। मणिपुर में एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी और सरकार दोनों में राज्य में उनसे नाराज़गी है। अब समस्या ये है कि हाईकमान के सामने कि इस समस्या को हल कैसे करें, क्योंकि लीडरशिप का या एन बीरेन सिंह का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। उनको हटाने का फैसला तो बहुत आसान है, लेकिन किसी और को लाने और उसके नेतृत्व में चुनाव कराने का फैसला बहुत कठिन है। तो राजस्थान की बात पर बाद में आऊँगा। पहले एन बीरेन सिंह। देखिए, एन बीरेन सिंह जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी उनको कहा जा सकता है। वो बीएसएफ में उनका सिलेक्शन हुआ पहले, तो बीएसएफ की ओर से वो बीएसएफ की जो फुटबॉल टीम थी उसको रिप्रेजेंट करते थे। कुछ साल वहाँ नौकरी की, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। फिर पत्रकार बन गए, एक स्थानीय दैनिक का संपादन करने लगे। कुछ साल तक वहाँ काम किया। उसको छोड़कर कुछ दिन बाद डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी के सदस्य बन गए। 2002 में उससे चुनाव लड़े और विधायक बन गए। यहाँ से उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ, तो 2002 से तो कुल 19 साल का उनका राजनीतिक सफ़र है। अब इस 19 साल में बीजेपी उनकी तीसरी पार्टी है। अपनी पहली पार्टी छोड़कर वो 2003 में ही, विधायक रहते हुए ही 2003 में छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2007 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा और कांग्रेस पार्टी से जीत गए। फिर मंत्री बने। फिर 2016 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में आ गए। 16 में पार्टी छोड़ने या बीजेपी फॉर्मली ज्वाइन करने से पहले उनकी बीजेपी से काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी। बीजेपी भी नॉर्थ ईस्ट में उन दिनों अपनी पार्टी के विस्तार की कोशिश कर रही थी। हेमंत विश्व शर्मा पार्टी में आ चुके थे। वो नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का जो विस्तार है भाजपा का, उसका जिम्मा उनके ऊपर था। एन बीरेन सिंह को पहले से जानते थे, तो दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद जो है ये सिलसिला आगे निकला। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हुई, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। देखिए, गोवा आपको याद होगा, उसी समय मणिपुर भी हुआ था। गोवा में भी यही हुआ, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, वहाँ भी सरकार बीजेपी की बनी। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी। उसमें देखिए, छोटे राज्यों में समस्या ये होती है कि ये विधायकों को और छोटी छोटी पार्टियों को साथ रखना मेढक तौलने से कम नहीं होता। मेढक तौलना शायद आसान होता होगा, इन लोगों को साथ रखना मुश्किल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि गोवा में एक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। फिर नॉर्थ ईस्ट में वही, केंद्र में सरकार बदली तो पता चला कि कई राज्यों में सरकार बदल गई, तो जो सत्ता में रहा केंद्र में, उसके साथ छोटी पार्टियां चली गई। तो ये जो खेल चलता रहा, उसने नॉर्थ ईस्ट और गोवा जैसे छोटे राज्यों को राजनीतिक रूप से अस्थिर बना दिया। तो उसका असर जो है विकास के कामों पर भी पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में तो और ज़्यादा, क्योंकि केंद्र से सहायता बहुत ज़्यादा मिलती थी और एक नेक्सस बना राजनेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिस का और जो इंसर्जेंट थे, वो एक तरह से हफ्ता वसूलते थे। विकास के जितने काम होते थे उसमें उनका कमीशन होता था, और विकास का जो पैसा केंद्र से आता था उसमें ज़्यादातर पैसा यही नेक्सस टकार जाता था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नियम बदल दिए गए। नियम क्या बदला गया कि जो सरकारी पैसा केंद्र से आता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है, उसका जो है वेरिफिकेशन हो, सोशल ऑडिट होगा कि वो काम हुआ है कि नहीं। पहले भी होता था, दूसरे तरीके से तो होता था,
फर्जी बिल बनाकर, फर्जी रिपोर्ट बनाकर भेज दिया जाता था केंद्र को, तो पैसा रिलीज़ हो जाता था। नरेंद्र मोदी ने ये व्यवस्था बदल दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, काम हुआ है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ज़मीन पर दिखना चाहिए। वरना होता ये था कि इतने किलोमीटर सड़क बन गई, उसका प्रपोज़ल आ गया, टेंडर निकल गया, काम अलॉट हो गया, उसके बाद काम हो गया, सड़क बन गई, पैसा सबको मिल गया और सड़क कहीं नहीं। ये खेल दशकों चला नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में, जो 2014 के बाद जिस पर लगाम लगी। उसमें बड़ी दिक्कत हुई मुख्यमंत्रियों को, ख़ासतौर से जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसको मुद्दा ये बनाया कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, पैसा रिलीज़ नहीं कर रहा। पैसा रिलीज़ करने की एक ही शर्त थी कि आप फिज़िकल वेरिफिकेशन करके दिखाइए, बताइए कि ये बन गया है। तो बिना उसके जो है वो केवल बिल के आधार पर जो है, या आपने रिपोर्ट दे दी कि ये बन गया है, वो नहीं माना जाएगा। तो वहाँ से जो परिवर्तन ये हुआ, उससे विकास में बहुत बड़ा अंतर आया। और आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में, ख़ासतौर से मणिपुर में 2017 से पहले आपको आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता था कि यहाँ ब्लॉकेड लगा है, इतने दिन के लिए लगा है, 1 महीने के लिए लगा है, 15 दिन के लिए लगा है, आप जा नहीं सकते, कोई सामान का मूवमेंट नहीं हो सकता है। वो इंसर्जेंट्स तय करते थे कि कौन सा ट्रक जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन सा ट्रक जो है मणिपुर में प्रवेश करेगा, कौन उससे बाहर जाएगा। वो सब बंद हो गया। तो ये जो स्थिरता आई है, उसने नॉर्थ ईस्ट के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब आप वहाँ जाकर देखिए, सड़कों का जाल जिस तरह से है, विकास की योजनाएं, नई नई योजनाएं, लोगों को रोज़गार, वो एक तरह से पूरा पैराडाइम शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है, जो दिल्ली में बैठे हम लोगों को कम पता चलता है, खबर कम आती है, दूरी ज़्यादा है। एक समय एक अलगाववाद की भावना भी आ गई थी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। उनको लगता था कि दिल्ली की सरकार या दिल्ली जो है उनको अपना नहीं मानती, भेदभाव करती है, उपेक्षा करती है। ये सब भावना दूर की, कैसे दूर की गई? नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तय किया कि केंद्रीय मंत्री हर महीने कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री जाएगा और कम से कम 2 रात गुजारेगा नॉर्थ ईस्ट के किसी एक स्टेट के ज़िले में। इस तरह से शुरू हुआ। जाएंगे तो वहाँ जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनके विभाग से संबंधित उनका जो है पुनरीक्षण करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, लोगों की समस्या जानेंगे। उससे ये बदलाव हुआ। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे एन बीरेन सिंह की। उनके काम करने की जो शैली है, उससे बहुत लोग खुश नहीं हैं। तो ये सरकार जो बनी वो 2 तरह से बनी, एक कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर, और दूसरा एनपीपी जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है, जिसकी मेघालय में सरकार है। कोनराड संगमा जो लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, पीए संगमा, उनके बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं की पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसके 4 विधायक हैं, वो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। उसके अलावा एक टीएमसी का विधायक समर्थन कर रहा था, एक इंडिपेंडेंट समर्थन कर रहा है। लेकिन एन बीरेन सिंह और एनपीपी के नेताओं में खटपट हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने अपने नंबर 2 एनपीपी के जो मंत्री थे, उनके मंत्री थे जॉय कुमार सिंह, उनका विभाग सब ले लिया। एनपीपी के लोगों ने विद्रोह कर दिया, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया उन्होंने, टीएमसी के एक विधायक ने, एक निर्दलीय ने, और 3 भाजपा के भी विधायकों ने रिवोल्ट कर दिया। सरकार गिरने की नौबत आ गई। राज्यसभा का चुनाव था, ये तय हो गया कि बीजेपी जीत नहीं पाएगी। तब हेमंत बिश्व शर्मा को फिर भेजा गया। ये 2020 की बात, और लगभग तय हो गया था कि मणिपुर में अब सरकार नहीं बन पाएगी। कांग्रेस जो है वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा करने लगी। ऐसे में अमित शाह ने मैंडेट देकर भेजा हेमंत बिश्व शर्मा को। उन्होंने वहाँ बात की। एनपीपी के जो है 4 विधायक दिल्ली आए, यहाँ उनकी अमित शाह से मुलाकात कराई गई। एन बीरेन सिंह को बुलाया गया, आमने सामने बिठाकर बातचीत हुई। तय हुआ कि सारे विभाग जो वापस ले लिए हैं उनको लौटाए जाएंगे।
इसके अलावा एनपीपी के चारों विधायक मुख्यमंत्री की बजाय सीधे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहेंगे। कोई शिकायत है उनको, कोई समस्या हो रही है तो सीधे यहाँ बात करेंगे दिल्ली। इस तरह से उनकी सरकार बची। अब ऐसे में बड़ी मुश्किल है कि चुनाव के समय पार्टी करे क्या। एन बीरेंद्र सिंह को हटा तो सकती नहीं, उसके पास विकल्प भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद यहाँ कुछ न कुछ हो सकता है। ये सिरदर्द जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। या तो एन बीरेंद्र सिंह अपनी कामकाज की शैली बदलें, अपना रवैया बदलें, सबको साथ लेकर चलें, वरना मुझे लगता है कि चुनाव के बाद शायद उनकी छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन अभी निश्चित कोई फैसला हुआ हो ऐसा कुछ नहीं है। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान तो क्रॉनिक डिजीज़ जैसे होती है ना, उस तरह का मामला है लीडरशिप को लेकर। पार्टी की स्थिति वहाँ अच्छी है। मुश्किल ये है कि वसुंधरा राजे जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, वो सबसे अलोकप्रिय भी हैं। वो सत्ता में आती हैं तो उनकी अलोकप्रियता इतनी होती है कि पार्टी सत्ता से बाहर चली जाती है। सत्ता से बाहर होती है तो पार्टी के लिए उनको काबू में रखना, उनको नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता है। अब बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को 2023 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माना जाए या न माना जाए। इसमें बड़ा विभाजन है, मतभेद है। एक पक्ष है जिसका कहना है कि मानना चाहिए क्योंकि उनके मुकाबले का दूसरा कोई नेता नहीं है। दूसरे पक्ष का कहना है कि भाई हम हर बार इनको जिताकर मुख्यमंत्री बनाते हैं और ये सरकार डुबो देती हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। पूरी पार्टी को नाराज़ कर लेती हैं सरकार मुख्यमंत्री बनते ही। संघ के जितने संगठन वहाँ हैं उनको नाराज़ कर लेती हैं और लड़ाई अंदर ही होने लगती है। नतीजा ये होता है, पिछले चुनाव का नारा आपको अब भी याद होगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो उस समय भी लोग ये कहते थे कि मुख्यमंत्री बदल दीजिए, सरकार फिर आ जाएगी। लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पार्टी को ये डर है कि अगर ऐसा किया गया, अगर उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो वो पार्टी तोड़ देंगी, अलग हो जाएंगी, खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगी। वही येदियुरप्पा वाला हाल होगा कि बीजेपी को हरवा सकती है। लेकिन अब एक धड़ा है पार्टी में जिसका मानना है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती। अगर उनको प्रोजेक्ट किया गया तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये अनिश्चितता ये बनी हुई है कि बनाया जाए नहीं बनाया जाए। इस कोशिश में जो है पिछले 2-2.5 साल में पार्टी ने कोशिश की अलग अलग नेताओं को वहाँ आजमाने की कि उनको वसुंधरा के बरक्स खड़ा किया जाए। वो सफलता उसमें मिली नहीं। वसुंधरा अंगद का पांव जमा कर बैठी हुई हैं, लेकिन इधर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में है। उम्र बढ़ रही है। अगर 2023 में पार्टी चुनाव जीतती है, वो मुख्यमंत्री बनती हैं, तो कार्यकाल के बीच में ही उनके 75 साल शायद पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको समझ में आ रहा है कि उनके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर उनको फिर से मुख्यमंत्री बनना है तो पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। अब वो कितना चलेंगी, कितना कोऑपरेट करेंगी, इस पर है। लेकिन अब पार्टी हाईकमान में ज़्यादातर लोगों का ये मत बन रहा है कि जो भी फैसला करना है, सरकार आएगी नहीं आएगी बात की बात है। अगर वसुंधरा राजे को बनाना है तो यही समय अभी बना दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, और नहीं बनाना है तो अभी फैसला हो जाना चाहिए कि नहीं बनाना है। दोनों स्थितियों में जो भी हो फैसला करके घोषणा हो जानी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। राजनाथ सिंह कोशिश कर चुके हैं, अमित शाह कोशिश कर चुके हैं, अपने अपने समय पर सफल नहीं हुए। जेपी नड्डा का वो स्टेचर नहीं है जो राजनाथ सिंह और अमित शाह का था। तो इसलिए फैसला जो है प्रधानमंत्री के स्तर पर ही होगा। प्रधानमंत्री को अब तय करना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया 2023 में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी या नहीं होंगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में फैसला 2022 फरवरी-मार्च में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसके बाद हो जाएगा। उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला है। देखिए क्या फैसला करती है बीजेपी। वसुंधरा राजे के साथ चलती है या उनके बिना चलने का फैसला करती है। राजस्थान के लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला होगा दोनों परिस्थितियों में।
तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।